हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद एकता। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इस वीडियो में इटली की यूनिफिकेशन। पिछले वीडियो में मैंने आपको जर्मनी की यूनिफिकेशन के बारे में बताया था, क्योंकि हमने जो 4th मॉड्यूल है उसके अंदर हम 3 नेशन स्टेट्स बिल्डिंग का जो एक प्रोसेस था यूनिफिकेशन का, उसको हमने स्टडी करना है। तो एक यूनिफिकेशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आज हम कवर करने जा रहे हैं इटली की यूनिफिकेशन। तो बेटा, इटली की यूनिफिकेशन से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि जो इटली था ना, वो बहुत छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइडेड था। पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि वो छोटे छोटे किंगडम्स के अंदर, टेरिटरीज़ के अंदर डिवाइडेड था, ठीक है। और इटालियंस जो थे ना, जो इटली बोलने वाले जो नेटिव्स थे, वो अलग अलग डायनेस्टिक स्टेट्स में बिखरे हुए थे, फैले हुए थे, ठीक है। एक तो आपको हैब्सबर्ग एम्पायर, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वॉज डिवाइडेड इंटू हाउ मैनी स्टेट्स? 7 स्टेट्स। उसमें से बेटा एक स्टेट थी सार्डिनिया पाइडमोंट, जिसको सिर्फ और सिर्फ वहाँ के इटालियन प्रिंसली रूलर्स रूल करते थे, ठीक है। ये थी नॉर्थ वेस्ट में। मैं अभी आपको मैप दिखाती हूँ, पहले हम ये पढ़ लें। तो जो नॉर्थ था बेटा इटली में, अभी जब यूनिफाइड इटली नहीं एग्जिस्ट करती थी, वो था ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स के अंडर। जो सेंटर था उसको किसने रूल किया? पोप ने। पोप कौन था बेटा? क्रिश्चियनिटी का हेड। और सदर्न रीजन की तरफ मूव करें तो वो तो भाई बर्बन किंग्स के अंडर फॉल करता था। वो फ्रांस वाले बर्बन किंग्स नहीं, जो आपने लुई 16 वगैरह पढ़े थे ना फ्रेंच रेवोल्यूशन के, ये थे भैया स्पेन के बर्बन किंग्स। और बेटा ये जो इटालियन लैंग्वेज थी ना, जो इनकी एक नेटिव लैंग्वेज थी, उसके अंदर भी कोई कॉमनैलिटी नहीं थी। देर वॉजंट एनी कॉमन लैंग्वेज दैट वॉज स्पोकन, क्योंकि सब लोग अलग अलग रीजन्स में रहते थे, लोगों की अलग अलग वेरिएशंस, बैकग्राउंड अलग अलग थे, ठीक है। तो अभी बेटा आपको मैं मैप की तरफ लेके चलती हूँ। ये देखो, अब ये जो आप मैप देख रहे हो ना, तो ये वाला जो आप आइलैंड देख रहे हो ना इस तरफ साउथ वेस्ट की तरफ, ये बेटा कौन सा आइलैंड है, मतलब ये कौन सा किंगडम है? ये है सार्डिनिया पाइडमोंट, ठीक है। और इसका राजा कौन था? इटालियन प्रिंसली हाउस, यानी कि एक नेटिव इटालियन रूलर ही इसको राज किया करता था, ठीक है। अब ये जो आप इधर वाला पोर्शन देख रहे हो पर्पल कलर में, ये क्या है? किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, राइट। ये साउथ में पड़ता है। सेंटर के अंदर जो आपको नज़र आ रही है बेटा पेपल स्टेट, इसको कौन राज करता था? ये पोप के अंडर थी। और ये जो ऊपर लोम्बार्डी है, वेनेशिया है, ये सारा का सारा नॉर्थ में ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर था, ठीक है बच्चों। तो अब आपको आई होप ये पुराना वाला यूनिफिकेशन से प्रायर जो मैप था इटली का, ये इस तरह से था कुछ, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये यूनिफिकेशन की बात करेंगे तो बेटा इसके अंदर देखो, जो यूनिफिकेशन थी ना इटली की, वो दोनों तरह से यूनिफाई किया इन्होंने। पॉलिटिकली भी यूनिफाई किया और सोशली भी इसको यूनिफाई किया, ठीक है। अब पॉलिटिकल एंड सोशल मूवमेंट जो थी, ये कब स्टार्ट हुई? 19th सेंचुरी में, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा ना ऊपर 19th सेंचुरी। तो यहाँ पे अलग अलग जितनी भी बिखरी हुई फ्रेगमेंटेड स्टेट्स थी इटालियन पेनिनसुला की, उसको एक ही किंगडम में उन्होंने यूनिफाई कर दिया कि भाई अब ये एक इटालियन स्टेट, नेशन स्टेट बनेगी, ठीक है। तो ये जो इवेंट्स हुए ना बेटा, ये कहाँ कौन कौन से ईयर में हुए? 1815 से लेकर ख़त्म हुए 1871। 1871 बच्चों याद है ना, जो जर्मन एम्पायर था वो भी जब नेशन स्टेट बना, तो उसमें भी राजा केजर विलियम वन को 1871 में ही क्राउनिंग की गई थी, ठीक है। तो ये सारे इवेंट्स जो थे ये इसी टाइम पीरियड के दौरान एग्जिस्ट कर रहे थे। तो अब बेटा क्या हुआ कि अलग अलग आपने पढ़े, डचीज़ थे, कैंटन्स थे, किंगडम्स थे, तो बहुत छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज़ के फॉर्म में ना एग्जिस्ट किया करते थे। तो आपको याद होगा ना, ऑस्ट्रिया का वाइस चांसलर था ड्यूक मेटर्निच, उसने कांग्रेस ऑफ वियना जो थी वो रीइंफोर्स करी थी बेटा कौन से ईयर में? 1815 में, ठीक है। तो उससे क्या था ना, इटालियंस के अंदर एक रिजेंटमेंट आ गई कि भाई हमें नहीं मंजूर ये, है ना, क्योंकि आप पावर जो है वो आपस में बांट रहे हो। तो आपने गजीपी मजीनी के बारे में तो पहले से ही पढ़ रखा है, ये तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं अपने प्रीवियस मॉड्यूल में। तो बेटा इसने क्या किया, इसने यूनिफिकेशन ऑफ इटली को अपना प्राइम ऑब्जेक्टिव बनाया। ये चाहता था कि हमारा जो इटली है अब वो रिपब्लिक हो जाए। तो उसके लिए इसने क्या किया, अंडरग्राउंड होके इसने सीक्रेट सोसाइटीज़ बिल्डअप करी, और सबसे पहले इसने यंग इटली मूवमेंट स्टार्ट करी 1831 के अंदर। लेकिन क्या हुआ, इसका जो रिवोल्ट था वो सप्रेस कर दिया गया।
और 1848 में भी अब हमने पढ़ा कि लिबरल रेवोल्यूशनरीज़ ने रिवोल्ट किया, उनको भी आर्मी ने सप्रेस किया। तो भाई अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ गई? अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सार्डिना पाइडमोंट के कंधों पर आ गई, क्योंकि वही एक ऐसा छोटा सा एम्पायर था, राज्य था, जिसको इटालियन प्रिंसली हाउस द्वारा राज किया जा रहा था। यानी कि उस वक़्त उस रीजन का राजा कौन था? किंग विक्टर इमैनुअल टू। तो भाई इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि अब जितनी भी ये इटालियन स्टेट्स हैं ना, जो अलग अलग किंगडम्स में बटी हुई हैं, ठीक है, अब मैं उनको यूनिफाई करके एक इटालियन एम्पायर, एक इटालियन नेशन स्टेट में यूनिफाई करूँगा। अब उसने इस चीज़ को अचीव कैसे किया? लड़ाइयाँ लड़के, वॉर लड़ा, ठीक है। अब उसकी इन दी आइज़ ऑफ द रूलिंग एलिट्स, एलिट्स होते हैं बेटा जो बहुत ही वेल्दी पीपल होते हैं एक सोसाइटी के, सोशल क्लास के, ठीक है, उनकी आंखों में जो यूनिफाइड इटली था वो क्या पॉसिबिलिटी ऑफर कर रहा था कि भाई एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी हमारी और पॉलिटिकल डोमिनेंस भी आएगी। कि बेटा अब अलग अलग रीजन्स हैं, इटली अलग अलग अपने 7 स्टेट्स में बिखरी पड़ी है, ठीक है। अब अगर हम सबको यूनिफाई कर देंगे तो क्या होगा? हम इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग हो जाएंगे और हम पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, तो हम पूरे के पूरे इस नेशन स्टेट के ऊपर डोमिनेट कर पाएंगे, ठीक है। अब जैसे जर्मनी में जो चीफ मिनिस्टर था ऑटो वन बिस्मार्क, उसने यूनिफिकेशन का प्रोसेस अपने कंधों पर लिया, उसी तरह से यहाँ पे इटली का चीफ मिनिस्टर कैवर था, ठीक है। चीफ मिनिस्टर कैवर, इसका नाम था काउंट कैमिलो डी कैवर, ठीक है बच्चों। आपको सिर्फ एक इसका सरने में याद करना है, चीफ मिनिस्टर कैवर। इसने इस मूवमेंट की लीडरशिप अपने हाथ में ली कि भाई जितने भी रीजन्स हैं इटली के, मैं उन सबको क्या करूँगा? यूनिफाई करूँगा। अब भाई ये ना तो रेवोल्यूशनरी था, ठीक है, ना ही ये कोई डेमोक्रेट था, लेकिन ये बहुत अच्छे पॉलिटिकल रिलेशंस डेवलप करता था, डिप्लोमेटिक रिलेशंस डेवलप करने में ये बहुत माहिर था। इटालियन होने के बावजूद भी फ्रेंच बड़ी अच्छी बोलता था। अब फ्रेंच बोलने का इसका मेन मकसद क्या था? क्योंकि डिप्लोमेटिक अलायंसेस तो बनाने पड़ेंगे अगर आपको एक्वायर करने हैं किंगडम्स, अपने साथ आसपास के जितने भी किंगडम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर आप उन सबको एक्वायर करना चाहते हो तो आपको पॉलिटिकल रिलेशंस तो डेवलप करने पड़ेंगे, अलायंसेस बनाने पड़ेंगे। तो इसने क्या किया? इसने फ्रांस के साथ एक अलायंस बनाया, ठीक है। फ्रांस के साथ अलायंस बनाया और किसको हराया? ऑस्ट्रियन फोर्सेस को। और किसको आज़ाद किया इन्होंने? ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा के लोम्बार्डी को आज़ाद कर दिया बेटा। लोम्बार्डी जो कि ऑलरेडी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर था, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट रोल प्ले किया यूनिफिकेशन में बेटा, वो था गजीपी गैरिबाल्डी। गजीपी गैरिबाल्डी कौन था बेटा? ये एक नेशनलिस्ट मिलिट्री लीडर था, ठीक है। इसने क्या किया? इसने एक्सपीडिशन लीड किया कि भाई थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एक्सपीडिशन इसने कंटिन्यू किए 1860 में आप देख रहे हो ना। इसने क्या किया? बहुत से लोगों को अपनी आर्मी में बोला भाई ज्वाइन करो, जितने वॉलंटियर्स आर्मी में ज्वाइन करेंगे उतनी आर्मी हमारी स्ट्रांग होगी। और ये किस तरफ चल पड़े? साउथ इटली की तरफ, जहाँ पे किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज था। और वहाँ के जो लोकल पीजेंट्स थे ना, वो मेजॉरिटी इन नंबर थे। उनकी मदद से इसने क्या किया? स्पेनिश रूलर्स को बाहर निकाल दिया। तो ठीक है ना। अब इस तरह से क्या हुआ? अच्छा, एक चीज़ जो है, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग हमने पढ़ लिया ना कि ये तो फ्रांस ने अलायंस जो केवर ने डेवलप किया उससे इन्होंने हरा दिया इसको। और ये जो किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज था, तो भैया ये तो गजीपी गैरिबाल्डी ने क्या किया? सर्दर्न रीजन में मार्च किया, पीजेंट्स की मदद ली और इसको भी एक्वायर कर लिया। तो ये भी अब इटली के अंडर आ गया, ये भी इटली के अंडर आ गया। तो ये बेचारा जो सेंटर वाला रीजन था ना, पेपल स्टेट वाला, जो पोप के अंडर था, ये तो भाई अपने आप ही सरेंडर कर गए डर के मारे। तो क्या हुआ? अब सारा का सारा जो इटली था वो किसके अंडर आ गया? पूरा का पूरा जो ये इटली है बेटा, ये सार्डिनिया पाइडमोंट के अंडर आ गया। यानी कि ये जो आप अब ये नया वाला मैप देख रहे हैं बेटा, ये जो नया वाला मैप है ये यूनिफाइड इटली का मैप है, देख सकते हैं ना आप, ठीक है। तो इस तरह से इटालियन जो एक एम्पायर था वो यूनिफाई हो गया। और राजा कौन बना बेटा? विक्टर इमैनुअल टू, जो कि सार्डिनिया पाइडमोंट का किंग था, उसको राजा डिक्लेयर कर दिया गया। ये पहला राजा बना यूनाइटेड इटली का। तो मेजर इवेंट्स क्या थे बेटा इटालियन यूनिफिकेशन के? सबसे पहले तो 1848 की रेवोल्यूशन हुई, ठीक है। उसमें ऑस्ट्रियन रूल जो था उसमें बहुत ज़्यादा अपराइजिंग्स हुई, रिवोल्ट फेल हुआ। फिर उन्होंने आगे बढ़ के और वॉर्स लड़े। केवर ने फ्रांस के साथ अलायंस बना के ऑस्ट्रिया को वहाँ से भगा दिया, हार गया। लोम्बार्डी जो था
इसको किसने अनेक्स कर लिया? सार्डिनिया पाइडमोंट ने अनेक्स कर लिया। गैरिबाल्डी ने अपना एक्सपेडिशन किया, उसने सिसिली को एक्वायर किया, ठीक है। और ये सारी की सारी टेरिटरीज बेटा किसको दे दी? विक्टर इमैनुअल टू को। अब जब विक्टर इमैनुअल टू के पास सारी की सारी टेरिटरीज आ गई तो इसको अल्टीमेटली इटली का किंग डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। अब चैलेंजेस तो बेटा आते ही आते हैं, है ना, यूनिफिकेशन के बाद। तो चैलेंजेस क्या थे? ये जो नॉर्दर्न इटली था ना, ये वाला जो रीजन था नॉर्दर्न इटली का, ये वाला, ये जो था ये इंडस्ट्रियलाइज था। और जो साउथ था ये वाला, ये बेचारा बड़ा ही पुअर था। तो थोड़ी सी रीजनल डिस्पैरिटीज़ थी, बट चलो इतना था कि हम लोग अपनी इटली को यूनिफाई कर चुके हैं। तो जो न्यू यूनिफाइड इटली था उसमें जो प्रोसेस हुआ इसको यूनिफाई करने का, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, ग्रेजुअल था, लेकिन विजनरी लीडर्स ने, रेवोल्यूशनरीज ने अपने एफर्ट्स द्वारा उसको यूनिफाई कर दिया, उसको नेशन स्टेट में बिल्डअप कर दिया। तो इटली बेटा यूनिफाइड नेशन स्टेट 1871 में इमर्ज हुई। एंड इन्होंने बहुत से चैलेंजेस फेस किए, लेकिन अल्टीमेटली इन्होंने अपना जो ऑब्जेक्टिव था बेटा वो अचीव कर लिया, ठीक है। तो बेटा इस वीडियो में आज मैंने आपको इटली की यूनिफिकेशन एक्सप्लेन करी है। उम्मीद करती हूँ आपको यूनिफिकेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए, जुड़े रहिए स्टडी विद एकता के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।